हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए, आज बच्चे हम सीए फाइनल एफआर का आज ही जो पेपर हुआ है 5 जुलाई 2021 उस पेपर के डिस्कशन के लिए जुड़े हैं। बच्चों को हमेशा होता है, खास करके जिनके आगे अटेम्प्ट है, जो पेपर दे के आए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जिनका आगे अटेम्प्ट होता है वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि सर पेपर कैसा आया, पेपर कैसा नहीं आया। पहले मैं ओवरऑल रिव्यू दे दूं कि पेपर इजी था पर लेंदी था, जो हमेशा ज़्यादातर सीए फाइनल एफआर का पेपर होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी तो बच्चे रहेगा ही रहेगा, पर इतना ज़्यादा भी लेंदी नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा लेंदी तो था। ठीक है ना, और ये हमेशा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत पेपर तो इधर उधर होगा ही होगा, पर अच्छी बात ये है कि आई थिंक 90% सम्स जो हैं वो डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से ही आए हैं। इस बार इंस्टीट्यूट ने हार्डली कुछ नया पूछा है इस बार। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सारे सम याद होंगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, पर स्टिल जो एक शिकायत होती है कि सर कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, कोई नई चीज आ गई पेपर में, एक क्वेश्चन में जरूर मैं कह सकता हूं कि ऐसा हुआ है। बाकी क्वेश्चंस बच्चे अगर किसी ने ढंग से तैयारी करी है, कवरेज कंप्लीट करी है, मेन चीज है कवरेज। अगर आप हर इंड एएस को पढ़ के गए हैं, बिकॉज इस पेपर में इंड एएस 34 पे भी सम है, इस पेपर में इंड एएस 41 पे भी सम है, इसमें जो कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स थी इंड एएस 116 की, उससे रिलेटेड भी सम है। बाकी जो आपका कंसोलिडेशन इंड एएस 115, ये सब तो आते ही आते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको इंड एएस 40, इंड एएस 16, इसके ऊपर भी सम मिलेगा। कवरेज काफी अच्छी थी। इंड एएस 33 अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी इस बार पूछा गया है। शेयर बेस्ड पेमेंट, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये तो सबको पता है, आते ही आते हैं। मेन होता है कि आपने बाकी कवरेज कितनी कर रखी है। पर नए सम्स नहीं पूछे गए। अगर आपने जो सम्स बुक्स में दिए हुए हैं, चाहे वो हमारी बुक है या किसी की भी बुक है, बिकॉज हमारे सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के ही होते हैं, कोई थोड़े बहुत हम अपनी तरफ से देते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट के ही होते हैं, जो स्टडी मटेरियल या पास्ट आरटीपी एमटीपी वगैरह के होते हैं। ज्यादातर सम्स जो हैं वो उसी से ही पूछे गए हैं। सर, जो आपने एक न्यू हैंडआउट सेंड किया था कि न्यू क्वेश्चंस का, जो आपने रिसेंटली बोला था स्टडी मटेरियल में ऐड करे गए, सर उसमें से कुछ आया है? हाँ, 2-3 क्वेश्चंस उसमें से भी आए हैं, पर वो कोई नए कॉन्सेप्ट के नहीं है। मान लो किसी ने वो हैंडआउट ना भी किया हो, क्या वो कर पाएगा? यस, कर पाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट नया नहीं है। क्वेश्चन तो बच्चे कोई भी आ सकता है, बट स्टिल हमें होता है ना कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। हमें वो देखना होता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। बिल्कुल, जो आपको नया हैंडआउट दिया था न्यू क्वेश्चंस का, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं पेपर में। इस पेपर में एक चीज खास थी कि न्यू सम्स की कम नहीं थे। सब पेपर में सारे के सारे सम्स आपके देखे हुए थे, सारे के सारे सम्स आपके करे हुए थे, नई चीजें नहीं पूछी गई इस पेपर में। इस कारण मैं इस पेपर को इजी ही बोलता हूं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया। बारिंग कंसोलिडेशन में एक छोटी सी चीज नहीं पूछी गई है, जो आई थिंक हमने क्लास में बहुत लाइट चर्चा करी थी इसको लेके। यार, जो शुरू के बैचेस थे न्यू सिलेबस के, वहां तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। रिसेंट बैचेस में फिर भी हम लोग लाइट चर्चा कर देते थे इसकी, पर अब इसकी डिटेल चर्चा करेंगे आगे, बिकॉज अभी एग्जाम में आ गया है। ये स्टडी मटेरियल में कवर नहीं था, कॉन्सेप्ट था, पर यहाँ थोड़ी सी चीज अलग पूछी गई है। मैं चर्चा करूंगा क्या डिफरेंट पूछा गया, हम क्या कवर करते थे और क्या चीज डिफरेंट पूछी गई। एक कंसोलिडेशन का सम आया है जिसमें एक छोटी सी नई चीज पूछी गई है। वो भी अगर आपको वो चर्चा ध्यान हो तो वो कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो चर्चा कहीं ध्यान होती है, बिकॉज हम बहुत ही थोड़ा सा बोलते हैं उस चीज को लेके, बिकॉज स्टडी मटेरियल में ज्यादा सम है नहीं उसके। आइए अब क्वेश्चन वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग 5। लो जी, पहला ही क्वेश्चन 16 मार्क्स का आ गया कंसोलिडेशन से, और ये चेन होल्डिंग के ऊपर सवाल है।
हाँ तो सर फिर क्या हो गया, चेन होल्डिंग अपना किया होता है क्लास में, बिल्कुल किया होता है। क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, रादर इजी है। 3 कंपनियां हैं, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं करूंगा अभी, अभी जस्ट हम पेपर का रिव्यू लेंगे, सॉल्यूशन तो बाद में शेयर करेंगे। LX, MX और NX बैलेंस शीट दी हुई है। LX के पास MX के शेयर हैं और MX के पास NX के शेयर हैं, सो चेन होल्डिंग लग रहा है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, BR, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, और ये शेयर होल्डर्स इक्विटी दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये देखो, ये सारा बैलेंस शीट तो सिंपल है। अब नई चीज क्या है, ध्यान से, LX लिमिटेड होल्ड 85% शेयर्स इन MX लिमिटेड विच वर अक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 20। ओके, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की है। अब देखो, MX लिमिटेड होल्ड 60% शेयर इन NX विच वर अक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर। ये है बच्चे अलग चीज, डिफरेंट डेट एक्विजिशन है। जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है या जो हमारी बुक में भी वही सभी क्वेश्चन है, वहां सेम डेट एक्विजिशन है। पहले भी एक बार पेपर में आया था, वहां भी सेम डेट एक्विजिशन था। ये पहली बार आया है डिफरेंट डेट एक्विजिशन। जो आपका FR का ओल्ड कोर्स था उसमें ये सम्स काफी आया करते थे डिफरेंट डेट वाले, और वहां आते थे, हम चर्चा करते थे। क्योंकि यहां स्टडी मटेरियल में एक ही सम है चेन होल्डिंग का, वो भी सेम डेट एक्विजिशन का, सो हम डिफरेंट डेट पे वर्बल थोड़ा सा कम्युनिकेशन पास करते हैं कि अगर डिफरेंट डेट आए तो ऐसे कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो किसी को याद होगा। अब इसको कौन कर पाया है कौन नहीं कर पाया है वो थोड़ा सा अपने आप एक मुद्दा है, वो अभी मैं बात नहीं करूंगा। सो ये क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स के ऊपर पूछ लिया गया और हम ज्यादा क्लास में इसको क्या ये सर बहुत बड़ा फर्क है, नहीं बहुत बड़ा फर्क तो बच्चे नहीं होता, पर वो छोटा सा फर्क भी थोड़ा बहुत तंग तो करेगा ना पेपर में। चलो मान लो कोई भी फर्क ना हो, पर फिर भी आप डिफरेंट डेट्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पेपर में घबराहट जरूर होगी, पर फर्क तो रहता है, ठीक है ना। सो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल है, NCI को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि डिफरेंट डेट एक्विजिशन। सो इसके ऊपर हम अब आगे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग हम इतनी चर्चा इस पे नहीं करते थे, और इंस्टीट्यूट ने भी कभी कोई हिंट नहीं दिया कि इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, पर उन्होंने पूछी हैं एंड इट्स ओके। CA फाइनल FR में कुछ ना कुछ चीजें तो इधर उधर से आती हैं। सो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बाकी को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1B 4 मार्क्स का समय, क्वेश्चन नंबर 1B 4 मार्क्स का समय, और ये सिंपल इंड AS 1 के ऊपर सम है। इंड AS 1 में ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, रादर इसको शेड्यूल 3 में भी डिस्कस किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडवांसेस हम डिस्कस करते हैं। और शेड्यूल 3 में तो हम स्पेशली लिखवाते हैं कि देने वाले के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और कैपिटल एडवांसेस हमेशा नॉन करंट होते हैं। मिलने वाले को चेक करना पड़ता है कि ये कब रीपेबल है, और उस अकॉर्डिंगली उसको करंट और नॉन करंट डिफाइन करना होता है। सर क्या ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में था? ये जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का हैंड आउट दिया था उसमें था ये क्वेश्चन, इधर देखो जरा। सो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने को इन क्वेश्चंस को किया, करना तो चाहिए था, पर चलो मैं कहता हूं नहीं भी किया, क्या फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे? यस कर सकते थे। सो ये देखो इंड AS 1, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला है, ये वाला इससे मिलता जुलता, एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता सम पेपर में पूछा गया है, जुलाई 21 इसके ऊपर लिख ही देते हैं, तो इससे मिलता जुलता सम पूछा गया है। सो अगर कोई रेफर करना चाहता है तो इसका सोल्यूशन पढ़ लो, ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। बट मैं फिर कहता हूं, अगर आपने इंड AS 1 पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। आप इंड AS 1 अगर जानते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अच्छे से पता है, आपको पता है रीपेबल ऑन डिमांड होता है तो क्या होता है, आपको पता है पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या रिसीवेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होता है तो वो करंट होता है। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता है और उसी के ऊपर
4 पार्ट्स बना के 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सोचो एक एक नंबर का एक पार्ट था, सिर्फ यही बताना था कि मैनेजमेंट ने, वो कभी कह रहा है मैंने करंट दिखाया, कभी कह रहा है मैंने नॉन करंट दिखाया, उसके ऊपर ये सम था। और ये न्यू हैंडआउट से पूछा गया था, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसने वो हैंडआउट नहीं किया वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कॉन्सेप्चुअल सम है भाई, सम तो कोई भी आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। सो फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स में बस 1 पॉइंट की दिक्कत थी, उसको लेके क्वेश्चन में दिक्कत रही होगी। सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स का इजी था इंड AS 1 के ऊपर। आइए जी थर्ड क्वेश्चन। बच्चे ये एक चैप्टर हम करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वहां से था, उससे मिलता जुलता सवाल था। वैसे ये इंड AS 16 और इंड AS 40 के ऊपर ये सम था। मैं फिर भी एक बार सम दिखा दूं आपको। 3 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। तीनों का परचेज प्राइस, एस्टिमेटेड लाइफ, फेयर वैल्यू दी हुई है। प्रॉपर्टी 1 और 2 को वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है, PPE। और जो प्रॉपर्टी 3 है उसको बेचने की सोच रहा है, पर तब तक उसने इसको किराए पे दे दिया है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर बिल्कुल सिमिलर नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये सम होना चाहिए, जहां तक मुझे ध्यान है। चेक कर लेते हैं एक बार। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बुक से क्वेश्चन आ गया, भाड़ में जाए मेरी बुक, मैंने कौन सा घर पे बनाई है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि नए क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं इस बार। ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके सॉल्यूशंस की दरकार में आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन मिलते जुलते ही पूछे गए हैं पेपर में। ये देखो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, यहां लिखा हुआ था फैक्ट्री, फैक्ट्री और लेट आउट। वहां नीचे लिखा था कि हम उसको बेचने की सोच रहे हैं, जब तक बिकता नहीं तब तक हमने उसको किराए पे दिया हुआ है। सो बातें सारी सेम है, पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया गया। सो ये वाला क्वेश्चन जुलाई 21 अगेन स्टडी मटेरियल से ही आया। सो पिछला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल से ही था, और आपका ये वाला क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल से ही था। सो 8 नंबर का इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। आपने इंड AS 16 और इंड AS 40 ढंग से पढ़ा होगा तो आराम से ये आप कर सकते थे। हाँ ये चीजें अच्छी थी। कैन एनालाइज वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड, वो तो चलो ठीक है। प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, चलो ये कोई मुश्किल नहीं था कि मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करनी थी। इंड AS 115 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन अगेन। 12 नंबर का वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। ओहो ये हैंग ही हो गया, रुकिए जी। हाँ जी। सो 12 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 प्रोडक्ट आप बेचते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढना है। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह, वहां भी स्टडी मटेरियल में भी आई थिंक 4 ही सिचुएशंस बनाए गए थे, इन्होंने भी आई थिंक 4 सिचुएशंस बनाए थे। सो बड़ा इजी सम था। ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया जाता है, बड़ी शिद्दत से कराया जाता है, और वही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। मैं ढूंढ के रहूंगा। ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा शायद, हाँ ये है। ये देखो केस B, केस C, केस A, तो क्लास में ये किया होता है, यही है, हाँ यही है। यहाँ प्रोडक्ट XYZ था, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस दिए हुए थे। फिर कह रहा था आई लुक एंटिटी क्या करती है, XYZ को बेचती है 1 लाख का, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिफरेंट टाइम पीरियड पे सेटिस्फाई होगी। वही सारी बातें इस भी सवाल में लिखी हुई थी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होंगी। सो अगेन ये स्टडी मटेरियल का सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, हो सकता है एक आधा सिनेरियो एक्स्ट्रा ना ऐड कर दिए। इसमें 4 सिनेरियो हैं, स्टडी मटेरियल में कितने हैं, स्टडी मटेरियल में 3 है, तो हो सकता है एक आधी चीज उसने एक्स्ट्रा ऐड करी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से चेपा और डाल दिया, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है उसने करे हो। मैंने भी अभी इतने अच्छे से अंदर से नहीं पढ़े हैं, वो तो देख के पता लग गया ना कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों ने किया होता है, तो इसमें कुछ नई चीजें कम होती हैं। ज्यादातर पार्ट्स मिलते जुलते, हो सकता है इसके 3 के 4 बनाए गए हो, ये जो भी किया गया होगा। सो ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था इंड AS 115 का। मान लो आपको वो क्वेश्चन याद नहीं है क्या, तब भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं।
कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बंडल बना के बेचते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन प्राइस है, तो आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशो में बांटते हैं। और अगर एक दोनों का ग्रुप बना के बेचते हैं तो इनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अलग, इनका अलग। सो जो पड़ा हुआ है अपना अच्छे से, है ना। सो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम आराम से हो सकता था। आइए जी आगे चलते हैं। ये क्या है सर? अरे बाप रे, 9 नंबर का इंड AS 41 का सम। और ये रूटीन क्वेश्चन है जो अपने स्टडी मटेरियल में था। स्टडी मटेरियल का सबसे बड़ा सम, जिसमें लैंड, न्यू बॉर्न काफ, 6 मंथ ओल्ड काफ। अगर आपको थोड़ा सा भी इंड AS 41 याद है तो आपको याद आया होगा, नहीं याद है तो मैं दिखाता हूं आपको। ये तो देखो जरा, मतलब अच्छे अच्छे सवाल उन्होंने उठाए और पूछे हैं पेपर में। हाँ, ये नहीं है कि ये इंड AS 41 का सबसे इजी क्वेश्चन था, ये इंड AS 41 का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो, न्यू बॉर्न काफ, 6 मंथ ओल्ड काफ। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लास में किया होता है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से किया होता है। सो ये क्वेश्चन भी जुलाई 21 के एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा गया है। सो अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल, अच्छे से सेम चीज बनवाई गई है, बैलेंस शीट, P&L, ये सब कुछ वहां बनवाया भी जाता है। तो ये डिट्टो क्वेश्चन था, इसमें कोई चेंज भी नहीं किया गया, शायद ये डिट्टो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3A 9 मार्क्स का, अगेन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। आइए जी, इंड AS 36 का आई थिंक बहुत ही इजी सम, अगेन फ्रॉम स्टडी मटेरियल ओनली, कि इम्पेयरमेंट लॉस बताना है और उसकी रिवर्सल बतानी है 3 साल की। और ये भी बुक का ही क्वेश्चन था। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि जरूरी नहीं है आपके सारे क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। एक मिनट में दिखाता हूं आपको कौन सा था इंड AS 36। सो ये मैं अपनी बुक से दिखा रहा हूं, सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी होते हैं, ठीक है ना। ये राज इंड AS 36 का बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो, रिकवरेबल अमाउंट 3 साल की दी हुई है, ऊपर एसेट परचेज किया 100 लाख का, ये दिया हुआ है। यहाँ 100 लाख का 2,200,000 कर दिया गया, 60 लाख का 120 कर दिया गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी सवाल है कि आपको इम्पेयरमेंट लॉस और उसकी रिवर्सल बतानी है 3 साल की। हम तो कहते हैं ये सही सवाल नहीं बना हुआ, बिकॉज इसमें ना लिखा हुआ है कि रिवर्सल के कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये वो एंड ऑल दैट थिंग्स। मान के चलो सब पूरा है, हमने क्लास में भी करते हुए बताया था। सो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल सम नहीं था ये, अगेन फ्रॉम स्टडी मटेरियल ओनली। 6C इंड AS 21 एंड अगेन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। बस यहाँ पे वो कह रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी है SB लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है UB लिमिटेड, और वो उसको स्टॉक बेचती है, स्टॉक उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, ये दोनों करेंसी के रेट्स दिए हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। अब ये देखो, सिमिलर क्वेश्चन इंड AS 21 स्टडी मटेरियल में भी था। ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। कवरेज काफी अच्छी थी पेपर की इस बार, काफी चीजें पूछी गई हैं सवालों में। ये देखो, ये आया जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारी बुक का। ये देखो स्टडी मटेरियल यहां लिखा भी हुआ है। हाँ, एक चीज सवाल ने एक्स्ट्रा पूछी है, वही है देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो, और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है G लिमिटेड, उसको स्टॉक बेचती है, स्टॉक उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। अपना क्लास में डिस्कस किया होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बट एक चीज इसमें भी उसने एक्स्ट्रा पूछी है, वो कह रहा है इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट भी बताइए, जर्नल एंट्रीज करिए। ये एक्स्ट्रा है। ऊपर जो स्टडी मटेरियल में था उसमें सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा गया था, इसका कंसोलिडेटेड पे इम्पैक्ट बताना था। स्टॉक रिजर्व का पॉइंट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम पढ़ते हैं ना ऑन स्टॉक ट्रांसफर कंसोलिडेशन में। सो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और हमने इंड AS 21 में फॉरेन सब्सिडरी के भी सम आपको कराए हुए हैं कि फॉरेन सब्सिडरी के केस में कंसोलिडेशन कैसे होता है। सो अगर ये पॉइंट एक्स्ट्रा था भी तो भी ये पॉइंट इजीली मैनेजेबल था, इजीली मैनेज हो सकता था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। सो अगेन अ सम फ्रॉम स्टडी मटेरियल 5 नंबर का। सो अभी तक हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 3 हो गए। सिर्फ एक कंसोलिडेशन में एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा आया, बाकी सब क्वेश्चन वॉक इन द पार्क थे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी हुई है तो।
अगर कोई इंड एस 41 ही छोड़ के चला गया तो उसके लिए तो वो क्वेश्चन मुश्किल था। अगर कोई इंड एस 21 छोड़ के चला गया उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल था। अगर कोई इंड एस 36 छोड़ के चला गया उसके लिए ये मुश्किल था। जिन्होंने करे हुए हैं सारे इंड एस, बिलीव मी ये पेपर मुश्किल नहीं था। नो डाउट बाहर बैठ के कहना बड़ा इजी होता है, वहाँ प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। ऑलवेज हमने भी पेपर दिए हैं, हमें पता है कि वहाँ प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर ये कह देना कि हाँ पेपर मुश्किल था, नहीं, ये गलत है। हाँ, समय ज़रूर लगेगा इसको करने में। ठीक है, आइए जी, क्वेश्चन नंबर 14, स्टाफ लोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम स्टडी मटेरियल का। ये तो मैं देखूंगा भी नहीं जाके, क्योंकि ये याद होना चाहिए आपको। ये प्रिंसिपल का टेबल बना होता है, ये एक और टेबल बना होता है। तो स्टाफ लोन विद प्री पेमेंट ऑप्शन, 2 तरह के ब्याज के रेट, ये क्वेश्चन क्लास में हमारा अच्छे से डिस्कस किया होता है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है ये रिसेंटली आया भी था। आई थिंक ये दोबारा आया है, मैंने देखा नहीं है। थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा है याद कि शायद रिसेंटली भी आया था। 14 नंबर का इंड एस 109 का सम। हाँ, जिसने ये सम नहीं किया हुआ उसके लिए मुश्किल था। जिसने किया हुआ है, जितना बड़ा सम था इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं था। हाँ, एंट्रीज बहुत सारे करने पड़ते हैं, बहुत बड़ा सम होता है ये, और ये सीधा सीधा स्टडी मटेरियल से चेपा हुआ सम है। सो कुछ भी नया नहीं था इसमें। अगेन 14 मार्क्स, इंड एस 109 का सम। मैं मुश्किल उसके लिए कह रहा हूं जिसने ये पढ़ा हुआ था। जिसने पढ़ा ही नहीं हुआ था उसके लिए तो सब मुश्किल है। ठीक है ना। आइए जी, नेक्स्ट। सर ये कौन सा है? ये बच्चे इंड एस 101 का है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं इंड एस 101 में कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है गवर्नमेंट से, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के टाइम आपको रेट्रोस्पेक्टिव जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ट्रांजिशन डेट पे खड़े होकर रिमेनिंग को डिस्काउंटिंग करके, रिमेनिंग कैश फ्लोज को आप उसको इक्विटी और लाइबिलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। सो कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये। आई थिंक सो ऐसा क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा अलग तरह का भी हो सकता है। पर था वही कॉन्सेप्ट कि उसको एक बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिला है गवर्नमेंट से, तो इसको मार्केट रेट पे डिस्काउंटिंग करनी होती है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इंड एस 101 का है। मुझे ये नहीं याद कि ये डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से है कि नहीं, तो मैं देखने भी नहीं जा रहा। 6 मार्क्स का सम था इंड एस 101 के ऊपर, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के ऊपर। सो इसका सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, मुझे इतना याद है। ये क्वेश्चन शायद अलग होगा, पर सिमिलर क्लास में किया हुआ है। आइए जी, सो इंड एस 101 का नॉट एन डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक सम था ये। और इसकी चॉइस भी थी CSR के साथ, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सो कंपनी की नेटवर्थ 350 करोड़ है, बिजनेस अफेक्टेड है, वो नेट प्रॉफिट दिया है, टर्नओवर, वो जो कंडीशन चेक करते हैं किसको CSR कमेटी बनानी है, किसको नहीं बनानी है। फिर कंपनी ने 55,000 स्पेंड किया है डेवलपिंग वोकेशनल स्किल ऑफ लोकल यूथ। वो आपसे पूछेगा बताओ ये CSR है कि नहीं। फिर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं, कंसिडरेबल डिस्काउंट, ये पता है आपको CSR नहीं होता है ना। द कॉस्ट ऑफ द कंपनी 3.5 लाख, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो कह रहे हैं तो आपकी प्रमोशन है, इसके ऊपर सम भी करते हैं हम। सो ये CSR के ऊपर सम था, कोई मुश्किल सम नहीं था, इजी सम था। CSR का सम कैसे मुश्किल हो सकता है बताओ। कंपनी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड इट्स एंटायर एक्सपेंडिचर टू नेक्स्ट ईयर as it is of the opinion that it does not have to spend anything on CSR activities during the current year। कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड कुछ नहीं करना होता अकाउंट्स में, जितना खर्चा हो गया ओके, जितना नहीं हुआ छोड़ दो। ना प्रीपेड दिखाते हैं ना आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं, ठीक है ना। सो चलो, तो ये CSR का क्वेश्चन आपको पता है मुश्किल नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है CSR। लो जी, 8 नंबर का इंड एस 33 छपा हुआ सम, EPS का स्टडी मटेरियल का छपा हुआ सम। आइए जरा देखते हैं। सो मैं थोड़ा क्विकली बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ऐसी चीज़ों पे लगाना नहीं चाहिए, जल्दी से इसको कवर कर रहे हैं। एक बार जस्ट मकसद क्या है इस वीडियो का, सिर्फ एक, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या है और मेरे एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। ठीक है ना, कि सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। इंड एस 33, और वैसे भी पेपर आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये पता होना चाहिए जो आगे पेपर देने जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पेपर दे के आए हैं, जो आगे पेपर देने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आया जी, आई थिंक फिगर भी सेम है,
135, 130, 125, 120, ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया हुआ है। फिगर थोड़े से अलग है शायद। 135, 130 नहीं, सेम ही है। 125, 120 सेम ही फिगर्स हैं। ओहो, सेम ही फिगर्स हैं जी। सो इंड AS 33 का छपा हुआ सम आया है स्टडी मटेरियल से। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तो कही जा रहा हूं छपा हुआ आया है, छपा हुआ आया है, करके तो वही आएगा ना जिसको इंड AS 33 आता है। किसी को क्वेश्चंस याद नहीं हो सकते, कभी भी हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते हैं बताओ। सो करके तो वही आएगा जिसको इंड AS 33 आता है, ठीक है। बट मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं तो कुछ तो बोलूंगा कि कहां से क्वेश्चन आया है, नया आया है, क्योंकि हमेशा हमारी एक ही चाह होती है जानने की कि क्या क्वेश्चन नए तो नहीं आए। तो नए तो नहीं आए जी बिल्कुल भी, ठीक है ना। आइए जी, 5A हो गया। 5B बच्चे इंड AS 108 का स्टडी मटेरियल का सम है अगेन, ऑपरेटिंग सेगमेंट। सो मैं जाके चेक नहीं करूंगा, ये सम सबको याद होना चाहिए। इकलौता सम हमने इस तरह का क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। सो कैसे रेवेन्यू कैसे सेगमेंट रिपोर्ट के अंदर इनके डिस्क्लोजर देने हैं, सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। सो इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का ये सम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सम नहीं है, स्टडी मटेरियल का सम है, तो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा इसको, कुछ नया कुछ है ही नहीं। लो जी, ये आ गया जी कोविड-19, जो हमने एक अमेंडमेंट क्लास शेयर करी थी आपके साथ इंड AS 116 के ऊपर। मैं ये सम जरूर पढ़ूंगा। हमने पढ़ा था कि अगर कोविड-19 के कारण कोई रेंट कंसेशन होते हैं तो लेजी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है कि वो कंसेशन को सीधा P&L में डाल दे और इसको लीज मॉडिफिकेशन कंसिडर ना करे, प्रोवाइडेड 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये ड्यू टू कोविड होना चाहिए, ये जो चेंजेस हुए हैं। लीज एग्रीमेंट में कोई और सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। जो कंसेशन हो रहा है वो अप टू 30 जून 21 होना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 30 जून 21 डेट बढ़ा दी गई है। इंड AS में फिर से अमेंडमेंट हुए हैं, ये रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, आई थिंक इसी मंथ, लास्ट मंथ शायद, हाँ लास्ट मंथ। तो इंड AS में फिर से अमेंडमेंट हुए हैं सर, उसकी भी क्लासेस आएंगी, हाँ उसकी भी अमेंडमेंट क्लासेस आएंगी। और ये 30 जून तारीख को आई थिंक 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था ऊपर से भी, मैंने भी डिटेल में नहीं पढ़ा बिकॉज अभी रिसेंटली ही आए हैं। तो ये 30 जून 2021 तक होना चाहिए, हमारे पेपर के लिए तो वही था। और रेंट या तो बढ़ना चाहिए या सेम, रेंट या तो कम होना चाहिए या सेम रहना चाहिए, रेंट बढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 कंडीशंस थे हमारे, है ना। आइए जरा, टेड एंटर्ड इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विद लेजर टू लीज 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ रिटेल स्पेस फॉर 5 years। द रेंटल्स आर पेबल मंथली इन एडवांस। मंथली रेंटल है। लीज कमेंस्ड ऑन 1/4/2019। In the year 20, as a direct consequences of COVID-19 pandemic, TED has negotiated with the lessor which may result in the following situations। उसने 3 situations दिए हैं, कह रहा है analyze the given situation in the light of Ind AS 116 and comment on whether rent concession deferral is eligible for practical expedient। बताओ practical expedient लग सकता है कि नहीं लग सकता। आइए, Lessor agrees a rent concession under which the monthly rent will be reduced by 30% per month for 12 months commencing from October 20। नहीं लग सकता इस पे, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 20 से स्टार्ट करते हुए 30/9/21 तक कंसेशन जाएगी, जबकि अपने पेपर में लक्ष्मण रेखा थी 30/6/2021। तो इस पे प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं लग सकता। बिल्कुल सिंपल सम, अगर आपने वो अमेंडमेंट क्लास लगाई है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। बिल्कुल सिंपल सम, नहीं लग सकता जी इस पे प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। टेड इज ग्रांटेड अ रेंट कंसेशन बाय लेजर वेयर बाय द लीज पेमेंट फ्रॉम द पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर आर डेफर्ड। 3 months आर एडेड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एट द सेम मंथली रेंट। यस, इसमें लग जाएगा। उसने क्या किया, 3 महीने का रेंट छोड़ दिया, अक्टूबर से दिसंबर तक का छोड़ा नहीं है, डेफर किया है। सो हमने क्या पढ़ा था, या तो रेंट सेम रहना चाहिए या कम होना चाहिए, यहां सेम रहेगा। डेफर करके उसने क्या किया, लीज टर्म के लास्ट में 3 महीने और जोड़ दिए। तो क्या ये सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन इन लीज टर्म है? नहीं, क्योंकि अपनी 4 कंडीशंस में से, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, ठीक है ना, अपनी 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन थी कि लीज एग्रीमेंट में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है मानते हुए
तो बिल्कुल यहाँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा सकता है। लेजर ऑफर टू रिड्यूस मंथली रेंटल बाय 50% फॉर द मंथ अक्टूबर टू मार्च 21 ऑन द कंडीशन दैट इट्स स्पेस इज रिड्यूस फ्रॉम 2000 स्क्वायर मीटर टू 1500। आई थिंक सो इसमें नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यहां एक सब्सटेंशियल चेंज हो गया है रेंटल एग्रीमेंट में। वो कह रहा है मैं 50% रेंट छोड़ दूंगा, तू 25% जगह छोड़ दे, कि पहले तुझे 2000 स्क्वायर मीटर था ना, 1500 स्क्वायर मीटर कर दे। तो फिर ये छोड़ना क्या हुआ? तो यहां पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रेंटल एग्रीमेंट में एक सब्सटेंशियल मॉडिफ और भी चेंज आ गए हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि लीज एग्रीमेंट में कोई और चेंज नहीं आना चाहिए, पर यहां आ गया है। आई थिंक सो यहां नहीं लगना चाहिए। सो पहले में भी नो था, दूसरे में भी नो, तीसरे में यस था, तीसरे में नो था, बस जी। सो ये क्वेश्चन कोविड-19 से पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसने वो इन्वेंटमेंट देखी है वो आराम से इसको कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंड एएस 34 प्लस इंड एएस 2 का मिला जुला सम था, और ये न्यू हैंड आउट से ये सम था, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का हैंड आउट दिया था वहां से ये दूसरा सम आया है। पहला सम कौन सा था? इंड एएस 1 का। दूसरा ये आया है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये एफआर अमेंडमेंट हैंड आउट है मेरे पास। सो इंड एएस 34 का ये सम था। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक ये नहीं किए वो करें, कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये करके गए, बिकॉज आपको तो ये 2-3 महीने पहले मिला था, और पेपर से 2-3 महीने पहले इतने क्वेश्चंस करने इजी नहीं होते। पर फिर भी आप ये सवाल कर सकते थे, क्योंकि इंड एएस 2 तो आपको आता है ना। ये क्वेश्चन आया पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3। हमने इंड एएस 2 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ अब्सॉर्प्शन रेट। अब्सॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड by dividing the fixed overheads by normal or actual capacity whichever is higher। absorption rate कैसे निकालते हैं? fixed overheads divided by normal or actual capacity whichever is higher, उसके ऊपर ये सम था। और इंड एएस 34 में पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन ईयर टू डेट के बेसिस पे होता है, उसके ऊपर ये सम था। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किए हुए, ये सम करने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी आ सकती है। सिर्फ इंड एएस 2 होता, मैं कहता हूं फिर भी आप कर सकते थे, बिकॉज आप अब्जॉर्प्शन रेट निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल ओवरहेड अब्जॉर्ब निकाल सकते थे। पर वो ईयर टू डेट वाली बात ये नहीं आपको याद रही होगी। तो जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में, जिन्होंने तो वो हैंडआउट से क्वेश्चन किया था वो तो कर पाए होंगे, जिन्होंने नहीं किया था उनको शायद इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी थोड़ी सी। सो ये 5 नंबर का सम था जो न्यू हैंडआउट से आया था। ये तो बच्चे कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का सम था, और कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अर्ली रिडम्पशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी कराया हुआ है, इंड एएस 109। सो इंड एएस 109 से 2 सम आए हैं। सो ये अर्ली रिडम्पशन का हमने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से लिखवाया हुआ है, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर का सम था, तो कोई बड़ा सम नहीं था। सिर्फ वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी निकालना था इनिशियल रिकॉग्निशन पे, और अमोर्टाइजेशन टेबल मांगा था। क्योंकि 5 नंबर का था तो एंट्रीज नहीं मांगे थे। सो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट अपना किया हुआ है क्लास में। आई थिंक जो क्वेश्चन कराया वो थोड़ा बड़ा था हमारा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है उसने। हमारे पास्ट आरटीपी में सम था एक, आई थिंक अब वो स्टडी मटेरियल में भी आ गया है। सो हमने वो क्वेश्चन इसके ऊपर किया हुआ है, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। सो ये कोविड-19 हो गया, ठीक है जी। सो ये इंड एएस 109 अगेन। ओके सर, ये क्या है सर 5 नंबर का? ये इंड एएस 102 कैंसलेशन ऑफ इसॉप्स। अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना। अब मैं चेक नहीं कराऊंगा, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। चलो करा ही देते हैं, अब लगे ही है ना, यहाँ इतने कराए हैं तो ये भी करा देते हैं। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन आया पेपर में, अनारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन आया पेपर में। सो क्या ये मुश्किल सम था?
नो, इट्स वेरी इजी सम, कोई मुश्किल नहीं था। चलिए, जिनको कैंसलेशन का कॉन्सेप्ट आता था, इंड AS 102, शायद मैंने 109 लिख दिया, इंड AS 102 का क्वेश्चन था कैंसलेशन ऑफ इसॉप्स के ऊपर। डी पार्ट भी था। देखो एक में कितने कितने पार्ट्स तो पूछे गए हैं। ये डी पार्ट बच्चे आई थिंक पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में भी आया था। ये 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का बड़ा इजी क्वेश्चन था। हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर अक्वायरी की बुक्स में कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं लिखा हुआ, अक्वायरर तब भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आप इंड AS 38 की परिभाषा पूरी कर दें। इंड AS 38 क्या कहता है? इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी एंड ऑल दैट थिंग्स। सो ये आई थिंक पिछले पेपर में भी ये सम आया था। सो वही सम दोबारा पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटेंजिबल एसेट्स को कंसिडर करके आई थिंक गुडविल वगैरह इसमें निकालनी होती है। अब इसमें पता नहीं क्या पूछा हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है, वही गुडविल और गुडविल ही निकालनी होती है। सो ये वेरी इजी सम है। 103 में से सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया है बस, और ये आई थिंक पिछले पेपर में भी है, पिछले या उससे पिछले ये आया है पक्का पेपर में, ठीक है ना। सो अगेन ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ये न्यू हैंडआउट में भी हमने कवर किया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, पर ये हैंडआउट हुंडआउट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हैंडआउट में तो सिर्फ क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है पेपर में। सो ये अगर आप पूछे तो हाँ, ये न्यू हैंडआउट में था ये क्वेश्चन, ठीक है, पर ये रिसेंट एग्जाम में भी पूछा था, और ये वैसे भी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अपने किए हुए हैं, इंड AS 38 में ही किए हुए हैं, इनटेंजिबल एसेट वाले में। क्लियर हो गई बात? सो दैट्स इट। ये था हमारा सारे का सारा पेपर। तो बारिंग 1 और 2 क्वेश्चंस, एक कंसोलिडेशन का एक पॉइंट जो हमने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ था, शायद किसी ने डिस्कस किया भी हो, हमने नहीं किया हुआ था उसको इतनी डिटेल में डिस्कस, ठीक है ना, बिकॉज हम लोग उतना वो वाला टॉपिक सिर्फ उतना ही पढ़ाया था जितना स्टडी मटेरियल में था। बच्चे वो टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो इंस्टीट्यूट ने कभी क्लैरिटी नहीं दी है अभी तक कि वो टॉपिक कितना कवर करना है। ओल्ड कोर्स में वो टॉपिक बहुत बड़ा था, हम बड़ी डिटेल में कवर करते थे, पर न्यू कोर्स में ऑलरेडी कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन इतना बड़ा है कि हम उतना ही कराते थे जितना स्टडी मटेरियल में था। अब ठीक है, अब आया है तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो निकालेंगे, डिफरेंट डेट्स के ऊपर, फिर कुछ एक्स्ट्रा सम भी कराऊंगा अब आपको, जिससे अब ये डिटेल टॉपिक कवर हो जाए। अब ये आ गया है पेपर में, सो अब तो ये दरवाजा खुल गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा, और प्लस रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इंड AS में, आई थिंक जून में हुए हैं, तो वो नवंबर के लिए एप्लीकेबल होंगे। 6 मंथ्स बैक वाले होते हैं, नहीं होने तो नहीं चाहिए वैसे, बाकी इंस्टीट्यूट बताएगा, ठीक है ना, कि वो अमेंडमेंट्स नवंबर के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, पर अमेंडमेंट्स तो हुए हैं। बहुत खास अमेंडमेंट्स नहीं है, बट स्टिल अमेंडमेंट्स तो अमेंडमेंट्स होते हैं, चाहे 1-2 क्लास ही क्यों ना लगे। सो नवंबर में है कि नहीं, लेट द इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई। होने तो नहीं चाहिए बिकॉज रिसेंटली हुए हैं, तो नवंबर में कहाँ से आ जाएंगे, 6 मंथ्स बैक वाले आते हैं। अब नवंबर के पेपर नवंबर में ही होते हैं कि कब होते हैं ये भी देखना पड़ता है। सो आजकल तो बहुत समस्या है। सो अगर नवंबर में आने हुए तो उससे पहले, नहीं तो फिर बाद में वो अमेंडमेंट भी देंगे। ये तो मैं आपको अब जल्दी दे दूंगा कि जहाँ पे डिफरेंट डेट एक्विजिशन का अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। अब थोड़े मैं ओल्ड कोर्स से भी लेके आऊँगा अब सवाल, ताकि इस कॉन्सेप्ट को अब हम डिटेल में, कुछ चेन होल्डिंग अब हम पूरा 1-2-3 क्लासेस, 2 क्लासेस लगा के पूरा कवर करेंगे 5-6 घंटे लगा के, ठीक है। चलिए जी। सो बाकी पेपर में कोई मुश्किल नहीं था, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में शायद दिक्कत आई हो, बाकी में कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर इजी था, नो डाउट, लेंदी था। एक पार्ट के अंदर 4-4 पार्ट्स पूछे गए हैं, 4-4 नंबर में 4-4 पार्ट्स पूछे गए हैं। लेंदी पेपर तो था। कितने पेजेस का पेपर है ये? वो पेपर मैक्स पेजेस मिटे हुए हैं। कितने पेजेस का पेपर? 17 पेजेस का पेपर ही था। चलो, एनी हाउ, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जल्दी मिलेंगे SFM के पेपर डिस्कशन के साथ, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।